हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो हमारे पॉलिटिकल लेक्चर चल रहे थे, उसके बाद हमने पीवाईक्यू जो सीरीज थी वो स्टार्ट की थी। तो हमने पहले लेक्चर में जो पीवाईक्यू थे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे किए थे। अब हम आज हमारा जो पीवाईक्यू सीरीज है उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे और हम जैसे पिछले लेक्चर में देखा था देखेंगे कैसे इजीली है सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा सारे ऑप्शंस की डिटेल करते हुए एक एक करके चलेंगे हम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द प्रिंटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कशंस वर कंपाइल्ड इनटू हाउ मेनी वॉल्यूम्स। जो प्रिंटेड रिकॉर्ड्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कितने वॉल्यूम्स में उनको कंपाइल किया गया? तो इसका आंसर क्या है? 12 वॉल्यूम। अब आप ये सोचो कि प्रिंटेड रिकॉर्ड्स हैं क्या, तो आपने एक नाम सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो ये वही है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हैं जिनका हम नाम सुनते हैं, वही है। एक प्रकार से क्या है, रिकॉर्ड्स हैं, कंपाइल कर रखे हैं। ये कितने में है? 12 उसमें रिकॉर्ड किए हुए, 12 वॉल्यूम्स में। ये किससे अलग है? एक हमारे और है 11, क्या है हमारे सेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उन 11 सेशंस में पूरा जो डिस्कशन हुआ था वो सारा रिकॉर्ड फॉर्म में है। उसके अलावा बाकी जो डिबेट हुई थी, डिस्कशन हुआ था किस काम आता है ये जो प्रिंटेड रिकॉर्ड्स है? अभी भी इंटरप्रेट करने के, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, उनको जब इंटरप्रेट करना होता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हमारे जो भी लॉयर्स वगैरह हैं, जो किससे इंस्पिरेशन लेते हैं, किसके बेसिस पे जो डिबेट, जो हमारे कोर्ट के अंदर जो डिस्कशंस होते हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है? इंटरप्रेट जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर की हर जो आर्टिकल है। क्या था कि हर आर्टिकल डिटेल में डिस्कस हुआ था हमारा। तो हमारे सेशंस आता है तो कितने हैं? 11 हैं। लेकिन कितने रिकॉर्ड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिस्कशन वो कंपाइल है? तो वो है 12 वॉल्यूम में। ठीक है दोस्तों, पहला सेशन कब हुआ था हमारा? 9 दिसंबर 1946 को। लास्ट सेशन कब हुआ था हमारा? 24 जनवरी 1950 को। टोटल कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे। कितने दिन सिटिंग हुई थी? तो 165 डेज। अब है हु इज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमने देखा था इस कमेटी का, जो फंडामेंटल राइट्स की हमारी कमेटी थी, माइनॉरिटीज के लिए जो कमेटी थी, ट्राइबल एरियाज के लिए, तो उसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा हमने क्या देखा था? सरदार पटेल और कौन कौन सी कमेटी के हेड थे? तो सरदार पटेल किसके थे? तो वो थे, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट थी वो थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। क्या थे? हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन कौन सी दो मेजर कमेटी थी? एक तो जो फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज पे थे उसके थे, और एक थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की। अब हमारे दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये किस किस के? तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे ही यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो प्रोविंशियल मतलब प्रोविंस, आप ऐसे याद रखना कि प्रोविंस को मिलाया किसने था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रोविंसेस के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे किसको सरदार लेन देन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सेंटर में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नेहरू। अपना देखो, पहला जो रिजोल्यूशन भी पास किया था, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, वो भी किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा और किसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू? तो वो थे यूनियन, अब ऐसे याद रखना, दूसरा यूनियन क्या है? पावर्स कमेटी। कैसे याद रहेगा ये? यूनियन की पावर किसके अंदर रहती है? जो डिजोर हेड है, पर वैसे जो पूरी पूरी यूनियन की पावर्स हो किसके अंदर रहती है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो यूनियन की जो पावर्स थी उस कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और एक थे स्टेट्स कमेटी। इसके हेड कौन थे? तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पर जो स्टेट्स कमेटी थी उसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
के एम मुंशी को अपन ने कैसे याद किया था, मुंशी जी बिजनेस, तो जो बिजनेस कमेटी थी तो क्या थी, ऑर्डर ऑफ, जो बिजनेस कमेटी थी उसके हेड कौन थे, के एम मुंशी। तो कैसे याद रखेंगे, मुंशी जी कहां काम आते हैं, बिजनेस, किस कौन ध्यान रखता है, मुंशी जी। तो बिजनेस कमेटी के हेड कौन थे, मुंशी जी। बी आर अम्बेडकर किसके थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ये क्या करेंगे, हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा साथ साथ क्वेश्चंस डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि आपकी याद होता रहे। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर सबसे ज्यादा आते हैं, तो हमने इन तीनों की कमेटी देख ली है, एग्जाम में सब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पे। अब है अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर वाज द चेयरमैन ऑफ, ये क्या है, ये चेयरमैन किसके थे, ये थे हमारी क्रेडेंशियल्स कमेटी के। ठीक है दोस्तों, तो क्रेडेंशियल्स कमेटी के हेड कौन थे, अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अयंगर, ये थे हमारे क्रेडेंशियल्स। अब यूनियन पावर्स कमेटी, तो यूनियन पावर्स कमेटी के हेड कौन थे, अभी हमने देखा है कौन थे, यूनियन स्टेट, यूनियन पावर अपने किसके पास रहते, प्राइम मिनिस्टर के पास, हमने देखा था ना अभी, कौन है, जीएल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, अब ये क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, तो इसके बिजनेस कमेटी के हेड कौन थे, अभी देखा था हमने, के एम मुंशी। अब है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी के हेड तो हमने पिछले में देखा है, पिछले क्वेश्चन में कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पर जो फंडामेंटल राइट्स पे जो सब कमेटी थी उसके हेड कौन थे, जे बी कृपलानी। तो फंडामेंटल राइट्स की कमेटी के हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पर सब कमेटी के हेड थे जे बी कृपलानी। अब ऐसा था, हु वाज द ओनली फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर इन गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले तो टोटल कितनी फीमेल थी जो कि सिलेक्ट चुन के आई थी, तो टोटल थी 15, उनमें से कैबिनेट मिनिस्टर कितनी थी, तो एक थी, कौन, राजकुमारी अमृत कौर। कौन सी मिनिस्ट्री दी थी इनको, ये थी हेल्थ मिनिस्टर। टोटल कितने आए, तो वो है नंबर, कितनी वुमेन सिलेक्ट होके आई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो 15 थी, लेकिन उनमें से मिनिस्टर कौन बनी थी, एक बनी थी, क्या कौन बनी थी, राजकुमारी अमृत कौर। आज जाए कौन सी मिनिस्टर मिली थी, तो उनको मिली थी हेल्थ मिनिस्ट्री। अब हरसिमरत कौर बादल, तो आप देखो एग्जाम अगर जब आप कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, हरसिमरत कौर बादल ये क्या है, ये तो अभी हमारे जो पहले जो उसमें थी श्रोमणी अकाली दल है, तो उसकी लीडर है। राजेंद्र, जो विमल कुमार खासला है, ये कौन था, जो बेन सिंह था जिसने राजीव गांधी को, जो जिसने इंदिरा गांधी को मारा था, उसकी बीवी थी। तो इसमें आपको पता है एक ही लीडर है जिसका आपका नाम सुना हुआ होगा, वो है राजकुमारी अमृत कौर। तो आप वैसे भी गैस कर सकते थे, पुराने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स उनमें से सिर्फ राजकुमारी अमृत कौर का ही आपने नाम सुना होगा। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी। तो ये क्या था, हमारा पहला ही क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, हमने क्या देखा था, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी सब हम देख चुके हैं। जेबी कृपलानी क्या थे, ये किसके हेड थे, ये क्या थे, सब कमेटी थी जो फंडामेंटल राइट्स पे, देखा है ना, सब कमेटी फंडामेंटल राइट्स पे, उसके हेड थे। यूनियन पावर्स कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, बी आर अम्बेडकर। Who is regarded as the chief architect of Indian Constitution? तो चीफ आर्किटेक्ट किसको कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने मेजर ड्राफ्ट किया है। तो इसलिए जो ड्राफ्ट का मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड था, कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आंसर क्या हो गया, सी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मेन आर्किटेक्ट कौन थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो ड्राफ्ट किया है मेन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेन हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसको जानते हैं हम, वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आता है तो किसका नाम आता है, बी आर अम्बेडकर का। तो इसमें आपको ज्यादा गैस करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, क्योंकि आर्किटेक्ट जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिए हुए कौन आते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Who hand calligraphed the original manuscript of Indian Constitution? तो ये कौन थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हैंड से कैलीग्राफ किया था, ये किसने किया था, प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। किसने किया था, प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। अब इसमें से क्या है, जो बी एन राव थे ये क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे।
आपके ये आ जाए, हर इंसान पे एक बार पीए प्रेम बिहारी राय ज्यादा पे ताज चुका, ये तो क्या थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे। लेकिन बीएन राव आ जाए तो ये क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। एस.एन. मुखर्जी आ जाए तो ये कौन थे, ये थे चीफ ड्राफ्ट्समैन। किसके, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। उसके चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, एस.एन. मुखर्जी थे। गोपाल स्वामी अयंगर क्या थे, मेंबर ऑफ, ये किसके थे, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग असेंबली थे। हम एक एक करके जब ड्राफ्टिंग असेंबली आगे क्वेश्चन में आएगी तो इसके सारे देखेंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके जो सारे 7 मेंबर्स थे, सबकी डिटेल देखेंगे, पर वो जब आएगी। हेड कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर भी उसके मेंबर थे। इन विच ईयर डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, इफेक्ट मतलब इनेक्ट कब हुआ, तो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आ जाए कि इफेक्ट में कब आया था, तो 26 जनवरी 1950, तो 1950 में। और अडेप्ट आ जाए कि अडॉप्ट कब किया था, तो 26 नवंबर 1949, तो तब होता आंसर 1949। ये क्या आता है, केम इनटू इफेक्ट, तो इफेक्ट कब आया था, 26 जनवरी 1950 को, तो 1950 आंसर। Initially, when the Constitution of India was adopted on 26 November 1949, how many articles and schedules did it originally contain? तो जब शुरुआत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जब बना था, तो ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे उसके अंदर। तो हमें पता है कि शुरुआत में कितने थे, 395 तो थे आर्टिकल्स, और 8 क्या थे, शेड्यूल्स। और उसके अलावा क्या थे, पार्ट्स कितने थे, अगर आ जाए तो 22 पार्ट्स थे। अभी कितना है, आर्टिकल्स लगभग कितने हैं, 448 अप्रोक्स, चेंज होते रहते हैं, तो आर्टिकल्स जनरली नहीं पूछेगा। शेड्यूल कितने हैं, 12, पार्ट्स कितने हैं, 25। तो अपन देखते हैं शेड्यूल कौन कौन से जुड़ गए। 9 शेड्यूल में क्या था, जो हमारे मैटर थे लैंड रिफॉर्म वगैरह से रिलेटेड, जो जेल बनाई थी जब हमने शेड्यूल्स पढ़े थे। 10th में क्या था, 10 नंबरी, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड था। 11 और 12 किससे रिलेटेड है, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी से। 11 और 12 हमने देखा था ना, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। Who was the home minister in the first cabinet of free India? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सबको पता है। हमारे पहले होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये आ जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो सबको पता है, लेकिन अगर आ जाए तो इनके पास क्या थी, ये थी, इनके पास थी फूड एंड एग्रीकल्चर। क्या थी इनके पास, फूड एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने थे। शुरुआत में कौन सी मिनिस्ट्री थी, खाद्य एवं कृषि। उसके बाद सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी के पास फ्री इंडिया में कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी हमारी, उसमें क्या थे, एजुकेशन और आर्ट्स के मिनिस्टर थे। फिर ये क्या बना दिए गए थे, जब लॉर्ड माउंटबेटन चले गए थे तो ये बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर आज जाए कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल कौन बना था इंडिया का, तो वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। उसके अलावा ये क्या बने थे, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल मर गए थे तो ये इन्होंने इनके बाद इनको सक्सीड किया था एज ए होम मिनिस्टर। किसने, सी राजगोपालाचारी। अगर आज जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एज ए होम मिनिस्टर किसने रिप्लेस किया था उनकी देहांत के बाद, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी, तो ये फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया के ये थे हेल्थ मिनिस्टर। नहीं, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो सी राजगोपालाचारी के पास थी एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ये तो क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, उससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया था इनको। तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री किसको दे दी गई थी, ये दे दी गई थी हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को। ठीक है दोस्तों। Who among the following was the chairman of drafting committee of Constituent Assembly? तो अभी हमने कौन देखा था, चीफ आर्किटेक्ट कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्यों थे, क्योंकि वो किसके हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, देखा था ना हमने, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तब हमने कहा था कि हम एक एक करके देखेंगे। अब अगर हम देखें कि ड्राफ्टिंग कमेटी
सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके हमें क्या है, मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे, 7। तो पहले तो कौन हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर कैसे याद रहे, तो फिर याद करने के लिए पहले दो के लिए क्या है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, और तीसरा कौन था, अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो दो क्या हो गए, भगवान कृष्ण के नाम है। टोटल 7 में से हम देखेंगे 4 भगवान कृष्ण के नाम पे। तो इसमें कौन आ गया, स्वामी स्वामी जिनके नाम पे वो शुरुआत में थे। जो दो लास्ट के हम देखेंगे उन्होंने किसी को रिप्लेस किया था, तो हम डिटेल में देखेंगे। और दूसरा क्या आना है, कृष्ण स्वामी। तो गोपाल स्वामी और कृष्ण स्वामी हो गए। चौथा कौन सा है, के एम मुंशी। और पांचवे कौन थे, तो वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये कौन थे, पांचवें मेंबर। अब छठे मेंबर कौन बने थे, तो वो बने थे एन माधव राव। अब क्या था, हमने कहा था ना 4 होंगे, गोपाल कृष्ण, कृष्ण जी का एक और नाम क्या आ गया भगवान कृष्ण का, माधव। पर ये क्या बने थे, ये रिप्लेस करके बने थे। किसको, बी एल मित्तर को। क्या हुआ था बी एल मित्तर के, ये इल हेल्थ की वजह से इन्होंने रिजाइन किया था। तो आज जाए के ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन सा मेंबर था जिसने इल हेल्थ की वजह से रिजाइन किया था, तो वो थे बी एल मित्तर। उनको किसने रिप्लेस किया था, एन माधव राव ने। सातवां कौन था हमारा, टी टी कृष्णामाचारी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, तो इन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खैतान को। इनकी क्या हो गई थी, डेथ। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन सा मेंबर था ड्राफ्टिंग कमेटी का जिसकी डेथ हो गई थी, तो वो कौन थे, डीपी खैतान। अब वैसे अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर आते हैं, तो जो ये 7 हैं, इन दो को नहीं पूछते, इन 7 को पूछते हैं। तो कौन हो गया, 4 भगवान कृष्ण के नाम पे हो गए, गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, माधव और कृष्णामाचारी। तो 4 भगवान कृष्ण के नाम हो गए। एक डॉक्टर के एम मुंशी थे, फेमस थे, और एक हो गए सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो क्या हो गए, सारे भगवान हो गए, मोहम्मद 4 बार कृष्ण और मुंशी हो गए हमारे। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हम जानते हैं, ये नाम हमारे याद रहेगा ही। अब है द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। तो किस दिन साइन किए थे, तो वो है हमारा 24 जनवरी 1950। ये क्या था, लास्ट सेशन कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लास्ट सेशन हुआ था हमारा 24 जनवरी 1950। कितने लोगों ने साइन किया था, ये आ जाए तो ये कितने थे, 284। टोटल कितनी स्ट्रेंथ थी, 299। उसमें से कितने साइन किया था, 284 ने साइन किया था। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। इनेक्ट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। पर साइन लास्ट में कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि लास्ट सेशन कब था, 24 जनवरी 1950 को। अब टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, ऑफ विच हाउ मेनी वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो टोटल कितनी थी, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो शुरुआत में स्ट्रेंथ कितनी थी, 389। उनमें से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट कितने थे, 93 थे। कितने थे, 93। और टोटल उस वैसे कितने थे, तो प्रोविंसेस को कितने मिले थे, 296। उसमें से क्या थे, 292 तो किससे थे, जो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। और 4 किससे थे, 4 थे जो चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, उनको एक एक सीट दी हुई थी। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हमने कैसे याद किए थे, ए बी सी डी, क्या, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये हमने क्या याद किए थे, इन 4 को 4 मिली हुई थी। टोटल अगर आ जाए ब्रिटिश इंडिया को कितनी थी, तो 296 थी। और टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप कितनी थी, 389 थी। उसके बाद फाइनली जब पाकिस्तान अलग हो गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हट गया था, तो कितनी स्ट्रेंथ बची थी,
कितनी स्ट्रेंथ बची थी हमारी? तो हमारी स्ट्रेंथ बची थी 299। उसमें कितने थे? उससे प्रिंसली स्टेट से कितने थे? 70, और जो हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे उनसे कितने थे? 229। ठीक है दोस्तों। अब हमारे आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड विद देयर लीडरशिप रोल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कौन सी असेंबली किसके साथ सही से मैच है? तो जीवी मावलंकर किसका? चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये बिल्कुल सही है। क्या है? 14th का आंसर क्या हो जाएगा? ए। जीवी मावलंकर क्या थे ये? जब ये एज ए प्रेसिडेंट भी एक्ट करते थे, जब हमारी लेजिस्लेट जो ये कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी, तब ये ये कैसे क्या एक्ट करते थे? एज ए प्रेसिडेंट। तो ये किसके चेयरमैन थे? कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फंक्शन करेगी? अब दूसरा हमारे क्या है? हेड ऑफ कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ द असेंबली। क्या है? हेड ऑन कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ असेंबली। इसके हेड कौन थे हमारे? तो इसके भी हेड हमारे कौन थे? जीवी मावलंकर। आप वैसे भी टिक कर सकते थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का नाम देखते। डॉक्टर बी आर अंबेडकर तो किससे रिलेटेड थे? ड्राफ्टिंग कमेटी से। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड थे, तो ये नाम तो आप वैसे भी कट कर सकते हो, कर सकते थे ऑप्शन से। और चेयरमैन ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस कमेटी के हेड कौन थे? मुंशी जी। तो के एम मुंशी। तो ये भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब लीडर ऑफ कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स पे थी उसके हेड कौन थे? इसके हेड कौन थे? सरदार पटेल। और जो सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स पे उसके हेड कौन थे? कृष्णा स्वामी अयंगर। सॉरी सॉरी, कृष्ण स्वामी अयंगर नहीं थे। कौन थे? जे बी कृपलानी। कृष्ण स्वामी अयंगर किस में थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में थे वो तो जे बी कृपलानी थे इसके हेड। ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ए टोटल ऑफ 11 सेशंस विद सिटिंग स्प्रेड ओवर हाउ मेनी डेज। तो ये हमने शुरुआत में ही देखा था। कितने? द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ए टोटल ऑफ 11 सेशंस विद सिटिंग स्प्रेड ओवर हाउ मेनी डेज। तो ये हमने शुरुआत में ही देखा था। कितने? 11 सेशन थे। टोटल कितने दिन मीटिंग हुई थी? 165। तो ये हमने शुरुआत में जब हम देख रहे थे तो पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था कितने दिन सिटिंग हुई थी। टोटल कितने? 11 सेशंस थे और 165 डेज थी सिटिंग। The Constituent Assembly was recognized by section of the Indian Independence Act 1947। तो ये क्या था? ये था डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये हमने हमारे नोट्स में कवर नहीं कर रखा था। क्या था? इसको हमने देखो 16 जो हमने कवर नहीं किया वो हम बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको कवर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होता? सेक्शन 8/1 ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1940। ये बहुत डेप्थ में होगा। देखो ऐसे हर एग्जाम में हर उसके जो सेक्शंस हैं वो जाके पढ़ नहीं सकते सारे जो एक्ट हमारे, पर हम देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 8/1। अब आगे याद रखना जाए तो ने उसको रिकॉग्नाइज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब हमारे सीजीएल में अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आगे और कुछ नहीं, हम सारे के सारे नहीं करेंगे अभी भी, ऐसे बहुत लंबा हो जाता है। पर हम जो इसमें ऑप्शंस में जो मेंशन है उनको तो कर ही सकते हैं ना। तो आर्टिकल जो उसका सेक्शन 6.2 था किसका? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। इसने क्या किया था? तो इसने फुल्ली सोवरेन बॉडीज बनाया था। किसको? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी। किसकी? इंडिया और पाकिस्तान की। उनको क्या कहा था? उनको प्योरली सोवरेन स्टेटस दिया था। वो ब्रिटिश इंडिया के अधीन नहीं रही थी। सेक्शन 10/1 क्या कहता था? इसने क्या किया था? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो क्या अपॉइंट करते थे? पहले सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट थे उनको, उनकी अथॉरिटी सिविल सर्वेंट सेलेक्ट करने से हटा दी थी।
किसकी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। अब अगर 12/2 पूछ ले तो ये करता था कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी, किसी पे भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, किससे? आजाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने से पहले, तो वो क्या करेंगी? कंटिन्यू करेंगी। देखिए मेरे को पता है बहुत ज्यादा डिटेल में हो रहा है, देखो 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा जो आपको नहीं आता। तो आप ये क्वेश्चन कौन सा है? ये वो क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना है, क्योंकि इसमें आपको अगर पता नहीं है तो कोई गैस नहीं है कि किस में आएगा, कि 10/1 है, 8/1 है, 6/1 है, कुछ नहीं पता आपको। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको वैसे छोड़ना था। अब आपको लेकिन ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार आ चुका था, अगर प्रीवियस ईयर वापस से रिपीट होता है तो अब आपका गलत नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिकॉग्नाइज कौन से सेक्शन से किया था? 8/1। इनको फुली सोवरेन बॉडी का स्टेटस किससे दिया था? 6/2 से। 10/1 में क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसकी पावर हटाई थी को सिविल सर्वेंट सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों। Who among the following was made the interim president of Indian Constituent Assembly? जो हम आज के दिन में क्या देखते हैं, एक प्रकार से प्रोटम स्पीकर। तो ये क्या था? प्रोटम स्पीकर का एक टाइप था। तो ये किसको बनाते हैं? जो सबसे उम्रदराज हो, जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। उस टाइम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको क्या बनाया गया था? पहला इंटरिम स्पीकर बनाया गया था। किनको? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है दोस्तों। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में एक दो चीज आप और भी जानते होंगे। क्या? कि सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो पहले डिप्टी स्पीकर थे। किसके? पहले डिप्टी स्पीकर बने थे। कब? 1921 में। जब इसका पद कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जब डिप्टी स्पीकर, उसको डिप्टी प्रेसिडेंट बोलते थे उस टाइम, तो उस पद पे सबसे पहले कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। कब? 1921 में। अब आज इंतरिम जो हमारे प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कितनी मेंबर्स थी? 15। पढ़ा था ना हमने, कितनी थी? 15 थी। इंपॉर्टेंट कौन कौन थी? जेबी कृपलानी हमारे कौन थी, उसके अलावा सरोजनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। इनमें से मिनिस्टर कौन बनी थी? एक ही बनी थी। कौन? राजकुमारी अमृत कौर। तो ये सब जो हमारी जो इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थी वो सारी की सारी इसमें इसकी मेंबर्स थी। पूरी डिटेल में अगर 15 के बारे में देखना है आपको तो कहां? आप नोट्स में जाकर देख सकते हो, हमने आपको क्लास में करवाया है। 15 की डिटेल हम यहाँ पे नहीं देंगे, बस एक दो जो है वो हमने आपको बता दिया है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। लास्ट मीटिंग कब हुई थी अगर आए तो? 24 जनवरी 1950 को। टोटल कितने हुए थे? हमने देखा 11 सेशन हुए थे। कब से कब तक? 9 दिसंबर से लेके टोटल कितने दिन हुए थे सिटिंग? 165। Who among the following while praising the amending features of the Indian Constitution said this variety in the amending process is wise but is rarely found? कैसे? कि बहुत ही वाइज थी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे कर सकता है, हमने देखा था ना 3। एक किससे? बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। एक 368 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी में भी क्या है? 2 प्रोविजन हमारे। एक में तो क्या है? सिर्फ 2/3 जो स्पेशल मेजोरिटी सिर्फ सेंटर से हो सकता है। दूसरे में क्या है? 50% ऑफ स्टेट्स की परमिशन भी चाहिए। तो ये क्या है? बहुत ही यूनिक अमेंडिंग प्रोसीजर है कि आप सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हो, स्पेशल मेजोरिटी में भी 2 टाइप होगी जिसमें स्टेट्स की परमिशन भी चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे के.सी. वेहरे ने। किसने कहा था? याद रखना, के.सी. वेहरे ने कहा था। ये कब आया था? हमारे देखो ऐसा क्वेश्चन कई बार हमारे ये हम करे थे। तो इसके अलावा अब हमारे अगर ग्रेनवेल ऑस्टिन का स्टेटमेंट काफी बार आ जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था ग्रेनवेल ऑस्टिन ने? कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या है? पार्टी असेंबली है। क्या है? इनका जाए तो इन्होंने कहा था पार्टी असेंबली। क्यों कहा था पार्टी असेंबली? क्योंकि इनको लगता था कि एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, किसको? कांग्रेस को। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो है पार्टी असेंबली है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है?
यूनिटरी विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स। तो ये कुछ कुछ स्टेटमेंट्स जो याद रखना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, केसी वेयर तो हमारे इसको बहुत ही इसका प्रेज कर रहे हैं, लेकिन आइवर जेनिंग्स क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये फेडरल नहीं है, ये यूनिटरी है, बस सब्सिडरी के तो कुछ एक दो ऐसे ही फीचर्स हैं बस। ठीक है दोस्तों। इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन? तो कब किया था ये हमारे इंडियन यूनियन का? तो दोस्तों ये किया था हमने 1949 में। कब डिक्लेयर किया था? 1949 में डिक्लेयर किया था। कब? अगर 1949 में आपके पास डेट आ जाती है सितंबर 14 1949, इसी की वजह से सितंबर 14 को क्या किया जाता हमारा हिंदी दिवस। कौन सा आर्टिकल हमारा कवर करता है जो हमारा इसको इस ऑफिशियल लैंग्वेज को कवर करता है हिंदी को? तो 343/1 हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड एक्ट कौन सा है? 343/1। तो हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, इसके साथ साथ एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाई गई थी। किसको? वो थी इंग्लिश। कितने टाइम तक के लिए डिक्लेयर की गई थी? 15 साल तक के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो नॉर्थ साउथ और धीरे धीरे हमारा जो पूरा सिस्टम है वो समझ में आ सके, यूनिफॉर्मिटी आ सके, हिंदी साउथ के लोगों को नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नहीं आती थी तो अडेप्ट कर सके 15 साल तक, इसलिए इंग्लिश को बनाया था हमने एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे टाइम खत्म होने वाला था इंग्लिश का विरोध चालू हो गया, सबसे ज्यादा कहां? तमिलनाडु में। तो फिर क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आया 1963 में। उसने क्या कर दिया, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू कर दिया। तो अभी हमारी नेशनल लैंग्वेज आए तो कोई नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है। उसके साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज और कौन सी है? इंग्लिश है। शेड्यूल 8 में हमारी क्या है? ये है हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। वो कितनी है? वो है 22। कौन सी इंपोर्टेंट लैंग्वेजेस शेड्यूल 8 में नहीं है? तो वो नहीं है इंग्लिश, ध्यान रखना। In which of the following years was the national anthem adopted in Hindi version by the Constituent Assembly? जो हमारा नेशनल एंथम था उसको कब अडेप्ट किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? तो किसकी बात करें? नेशनल एंथम कौन सा हमारा? जनगण मन। इसको कब अडॉप्ट किया गया हमारा? तो ये अडॉप्ट किया गया था 1950 में। ठीक है दोस्तों, कब अडॉप्ट किया गया हमारा इसको? 1950 में अडॉप्ट किया गया। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको कब गाया गया था? हमारा जो नेशनल एंथम है इसको गाया कब गया था? तो इसको कलकत्ता सेशन में 1911 कलकत्ता सेशन। अभी बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था किसके लिए? नेशनल सॉन्ग। उसको पहली बार कब गाया गया था? 1896 में। उसको भी किस में गाया गया था? कलकत्ता सेशन। किसके सेशन है ये? तो ये है कांग्रेस के सेशंस में। जो हमारा नेशनल एंथम था इसका पहले क्या नाम था? भारतो भाग्य विधाता। कौन सी लैंग्वेज में था ये? पहले था बंगाली में हमारा नेशनल एंथम। ऐसे हमारा जो नेशनल सॉन्ग था वो भी बंगाली था। इनको हिंदी वर्जन में अडॉप्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों। When was the objective resolution moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो सबसे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था, तो सबसे पहली चीज, एक तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आज का क्या है? ये है आज का प्रीएम्बल। ये क्या है? आज का प्रीएम्बल है। तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था 13 दिसंबर 1946 को। किसने इंट्रोड्यूस किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा जो प्रीएम्बल है ये कहां से इंस्पायर्ड है? तो ये इंस्पायर्ड है हमारे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया गया ये हमारा? ये हमारा लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, उससे इंस्पायर्ड था। आगे चल के ये क्या बना? प्रीएम्बल बना हमारा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनली।
ये क्या थे? ये वो प्रोविजंस थे, ये वो था जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, जिसपे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम बेस्ड रखना चाहते थे। अब यह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व कब किया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हुआ था? अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और इनेक्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को। हु वाज द डिजाइनर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग? जो हमारा नेशनल फ्लैग था उसके डिजाइनर कौन थे? तो उसके डिजाइनर थे पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया। इनिशियल में क्या था? ये जो हमारा जो तिरंगा है उसमें इनिशियल क्या था? 3 कलर थे। कौन से हमारे? केसरिया, व्हाइट और ग्रीन। हो गए ना? पर शुरुआत में यहां बीच में क्या था? चरखा था। चरखा किसको रिजेंबल करता था? सेल्फ रिलायंस को। बाद में अब क्या आ गया? अब आ गया अशोक चक्कर। कि कौन सा कलर का? अशोक चक्कर। तो ये है ब्लू कलर का। ठीक है दोस्तों। तो ओरिजिनली जो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था वो क्या था? ट्राई कलर था हमारा। वो उसमें क्या था? चरखा था। Who among the following personalities was appointed as legal advisor of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution? तो कौन थे हमारे जो लीगल एडवाइजर? कौन थे? तो वो थे BN राव। किसको अपॉइंट किया गया था ड्राफ्ट हमारा एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो वो थे BN राव। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन इन इंग्लिश बाई? तो हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इंग्लिश में किसने हैंड रिटन किया? तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उसके साथ साथ हमने देखा था HER अयंगर। कौन थे? हमने देखा था पहले भी, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके सेक्रेटरी कौन थे? HER अयंगर। वसंत कुमार वैद्य क्या थे? ये जो हमारा हिंदी में लिखा था जिसने, उन्होंने किस में लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने किस में लिखा था? इंग्लिश में। हिंदी में किसने लिखा था? वसंत कुमार वैद्य ने। SN मुखर्जी कौन थे? SN मुखर्जी थे, हमने पहले देखा था, चीफ ड्राफ्ट्समैन। किसके? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? SN मुखर्जी थे। Who among the following personalities was the chief draftman of Constituent Assembly that drafted the document of India? तो इसमें क्या पूछा है? चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? हमने क्या देखा है? ये कौन थे? SN मुखर्जी थे। अभी देखा है ना हमने पिछले क्वेश्चन में। कौन थे? SN मुखर्जी थे। KM मुंशी हम देख चुके हैं। बिजनेस कमेटी के हेड थे हमारे वसंत कुमार वैद्य ने क्या लिखा था? हिंदी में लिखा था। HER अयंगर कौन थे हमारे? HER अयंगर पिछले क्वेश्चन में तो देखा हमने, ये हमारे क्या थे? सेक्रेटरी थे। किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सेक्रेटरी कौन थे? HER अयंगर। पिछले क्वेश्चन में देखा हमने सारे के सारे। Who among the following wrote in calligraphic style the Hindi version of the original Indian Constitution? तो हमने इंग्लिश में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। तभी हमने क्या देखा था? इंग्लिश में किसने लिखा था? वसंत कुमार वैद्य ने। SN मुखर्जी क्या थे? चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। और नंदलाल बोस ने क्या किया था? ब्यूटीफाई किया था। जो हमारे वसंत कुमार वैद्य ने जो हिंदी का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो उसको डेकोरेशन और इल्यूमिनेशन किसने किया था? नंदलाल बोस ने। किसने किया था? नंदलाल बोस ने। Who was the chairman of the House Committee of Constituent Assembly of India? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हाउस कमेटी थी उसके हेड कौन थे? तो ये कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। हमने कैसे याद किया था कि हाउस कमेटी आए तो कैसे आएगा? घर किससे मिलके बनता है? सीता और राम से। तो सीता और राम जब दोनों मिलेंगे तभी क्या बनेगा? हाउस, घर बनेगा। तो हाउस कमेटी के हेड कौन थे? सीता रमैया, पट्टाभी सीतारमैया। जेपी कृपलानी हमने क्या पढ़ा था? ये किसके थे? सब कमेटी किसकी थी? फंडामेंटल राइट्स की।
उसके हेड थे। और के एम मुंशी किसके थे? के एम मुंशी हमने क्या पढ़ा था, मुंशी जी क्या करते हैं? बिजनेस। तो बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो कमेटी थी, उसके हेड कौन थे? के एम मुंशी। Who among the following was one of the speakers after Jawaharlal Nehru to address the parliament on the midnight of 15th अगस्त 1947? तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो मध्य रात्रि को एक फेमस स्पीच दिया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या नाम है उस फेमस स्पीच का? तो वो है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, ये एक कदम आगे गए कि सबको पता है कि सबसे पहले स्पीच किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बाद किसने स्पीच दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद किसने स्पीच दिया था? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। क्या थे? हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और उसके बाद प्रेसिडेंट बने थे। 1962 में इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। इनके नाम पे हम क्या बनाते हैं 5 सितंबर को? टीचर्स डे। किसके नाम पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कर रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पूरी मीटिंग थी इसको चेयर कर रहे थे। जो हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ डिक्लेरेशन है उस सबको पूरा जो हो रहा था इस प्रोसेस को पूरे को चेयर कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आज पहले स्पीकर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे स्पीकर कौन थे? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। In which year did Motilal Nehru and 8 other Congress leaders draft a constitution for India? तो ये कब था? ये था 1928 में। किस नाम से? आप हिस्ट्री में पूरे डिटेल में पढ़ोगे, इसको अपन नेहरू रिपोर्ट के नाम से पढ़ते हैं। क्या था नेहरू रिपोर्ट में? प्रोविजंस थे। क्यों दिया था ये? क्योंकि क्या आया था? साइमन कमीशन। इंडिया में साइमन कमीशन क्या आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसको रिव्यू करने आया था। लेकिन इसमें एक भी इंडियन नहीं था। जब एक भी इंडियन नहीं था तो विरोध किया, तो साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। तो वहां उस टाइम से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? लॉर्ड ब्रिकनहेड। लॉर्ड ब्रिकनहेड क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडियंस में इतनी एबिलिटी नहीं है, मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो साइमन कमीशन और लॉर्ड ब्रिकनहेड के इस स्टेटमेंट के चैलेंज के तौर पे नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उनके लीडरशिप में एक नेहरू रिपोर्ट लाई गई। ये क्या था? एक प्रकार से इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से लिखा गया था हमारा। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, पर इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को मना कर दिया था। तो जो बाकी मेजर डिटेल्स है वो हम कब पढ़ेंगे? जब हिस्ट्री में नेहरू रिपोर्ट बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। तो जब पढ़ाएंगे जब इसके बारे में, बस हम इसकी बैकग्राउंड क्या था? साइमन कमीशन और लॉर्ड ब्रिकनहेड के स्टेटमेंट के अगेंस्ट 1928 में हम क्या लेके आए थे? नेहरू रिपोर्ट। कौन थे उसके चेयरमैन? मोतीलाल नेहरू। Who was the first nominated डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो पहले नॉमिनेटेड कौन थे? वो थे फ्रैंक एंटनी। तो क्या थे? फ्रैंक एंटनी को क्या किया था? डिप्टी चेयरमैन नॉमिनेट किया था। फिर इलेक्ट किसको किया था? तो वीटी कृष्णामचारी और एच सी मुखर्जी थे। ये क्या बने थे? तो डिप्टी स्पीकर कह सकते हो। तो डिप्टी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिप्टी स्पीकर कौन बने थे? तो नॉमिनेट हुए थे वो कौन थे? फ्रैंक एंटनी। और जो बाद में इलेक्ट हुए थे वो वीटी कृष्णामचारी और एच सी मुखर्जी। ये क्या थे? इलेक्टेड। और नॉमिनेटेड कौन थे? फ्रैंक एंटनी। फ्रैंक एंटनी पूछ सके तो वीटी कृष्णामचारी, एच सी मुखर्जी आप याद रखना। January 26 was selected as the date of inauguration of constitution because, तो 26 जनवरी को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? ऐसा क्या खास था? तो क्या हुआ था हमारा? लाहौर सेशन। कब हुआ था लाहौर सेशन? दिसंबर 1929 में। इसमें क्या हुआ था? कौन था हेड था अगर लाहौर सेशन कहा जाए तो? जवाहरलाल नेहरू। कौन सा प्रोविजन पास किया गया था इसमें? पूर्ण स्वराज। ये बाकी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पढ़ेंगे। अभी देखो पूर्ण स्वराज। तो क्या हुआ था तब? क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज के साथ हमने कहा था कि अब हम हमारी इंडिपेंडेंस हर साल मनाएंगे। कब मनाएंगे? 26 जनवरी को। हर साल क्या करेंगे? 26 जनवरी को हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। किसने? कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया जाएगा। कब से? 26 जनवरी 1930 से लेके।
तो 26 जनवरी 1930 से लेकर हर साल अपन क्या करते थे, इसको एज ए इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करते, सेलिब्रेट करते थे। पर हमें रियल में इंडिपेंडेंस कब मिली, 15 अगस्त को। तो वो चाहते थे कि 26 जनवरी की जो इंपॉर्टेंस है वो बनी रहे, तो इसलिए हमने जो हमारा इनेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को बन गया था, पर फिर भी हमने इसको इनेक्ट कब किया, 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया था, कॉमेमोरेट किया था, पूरा देश मना रहा था इसको, तो इसकी कंटिन्यूटी बने रहे, इसलिए इसको क्या बनाया गया। इसलिए अब हम इसको क्या करते हैं, हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी। The Constitution Day is celebrated on 26 नवंबर every year to promote constitutional values among citizens। तो अब ये हमें पता है 26 नवंबर को ही हमारा क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। सेकंड स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको बहुत ही आसानी से हो जाते हैं अगर एक भी स्टेटमेंट गलत पकड़ में आ गया। On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft Constitution of India। तो अगर हम ये सोचो कि ड्राफ्टिंग कमेटी 26 नवंबर 1949 को तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि वरना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट कैसे कर पाती, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब लिख चुकी, तो यहीं से पकड़ में आ गया कि गलत है। क्यों, क्योंकि ड्राफ्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहले से चल रहा था, तो ये अपने को पता है कि आपको ये पता हो या नहीं हो कि कब ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो बनी थी, लेकिन आपको ये पक्का पता है क्या कि ड्राफ्टिंग कमेटी 26 नवंबर 1949 को तो नहीं बनी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी वजह से गलत हो गया। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पकड़ में आ जाता है कि गलत है, तो उससे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। अब अगर आपको डेट भी देखनी हो तो ये कब बनी थी, अगस्त 29 1947 को क्या बनी थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन थे हेड इसके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके हेड थे। अब इस क्वेश्चन में तुम्हारे लिए बहुत आसान था, यूपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम, तो शुरुआत में वो कहां से इलेक्ट हुए थे, तो वो इलेक्ट हुए थे वेस्ट बंगाल से। किसने, दो पार्टियां थी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और मुस्लिम लीग के सहयोग से, इन दो के सहयोग से वेस्ट बंगाल में हुए थे। एक फेमस लीडर थे जेपी मंडल, उन्होंने इनकी हेल्प की थी, शेड्यूल कास्ट के बहुत फेमस लीडर थे जेपी मंडल, उन्होंने इनकी हेल्प की थी वेस्ट बंगाल से इलेक्ट होने में। पर क्या हुआ, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई, इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बना चुके थे, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो कहां चली गई, वो उस टाइम का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में चली गई। तो इनको वापिस से सिलेक्ट होना था, तो वापिस से जब दोबारा वो सिलेक्ट होकर आए तो कहां से आए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। क्या हुआ था, एम आर जयकर जो कांग्रेस के एक लीडर थे, एम आर जयकर, उन्होंने अपनी सीट से रिजाइन किया था और उनकी जगह कांग्रेस के सहयोग से बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इलेक्ट होकर आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दोबारा से। शुरुआत में पूछा तो कहां से, वेस्ट बंगाल से, दूसरी बार में कहां से आए थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। डिफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 years वाज एडवोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किसने कहा था कि 15 साल के लिए जो हमारी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दी है, हमने अडल्ट फ्रेंचाइजी दी है, इसको होल्ड पे रख दो। तो ये बात कही थी मौलाना आजाद ने। क्यों कहा था, क्योंकि उस टाइम ना तो हमारी एजुकेशन थी, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे, तो इन्होंने कहा था 15 साल तक थोड़ी एजुकेशन, थोड़े रिसोर्सेज जब तक आ जाए, अभी हमारे कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो वो सब थोड़ा सा खत्म हो तब हमें इलेक्शन करवाने चाहिए। लेकिन एक इंसान थे जो एडमेंट थे कि नहीं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी रहेगी और हम इलेक्शन कंडक्ट करा के दिखाएंगे। वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और फिर हमने कब 1951-52 में हमारे पहले जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराए, किस बेसिस पे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पे। Which one of the following said a constitution like a machine is a lifeless thing? It acquires life because the men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of country before them। ये लाइन ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद में तो एक मशीन है, लाइफलेस थिंग है। ये कैसे है, अच्छा तभी चलेगा जब जो लोग इसको चलाने वाले होनेस्ट होंगे, जिससे कि जो कंट्री का इंटरेस्ट हो ये हमेशा पहला रखे अपने से, तो
कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से काम करेगा, वरना ये एक मशीन है, इसको जो चलाने वाले जैसे होंगे वैसे ही काम करेगा। तो ये बात किसने कही थी? ये कही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। आज भी देखो ये बात सच होती है कि अगर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री पहले रख के ही सब काम करे तो ही हमारी कंट्री बेस्ट चल सकती है, पर क्या कोई भी करता है? नहीं करता है। Who among the following were the members of drafting committee of the constitution? इसमें हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। एन गोपाल स्वामी थे, हमने देखा था। जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये क्या थे? सरदार पटेल नहीं थे। तो अगर हमें मान लो ए पहला और तीसरा नहीं भी पता थे या नहीं, हमें इतना तो पता है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे। तो अगर 2 गया तो 2 किस किस में? इसमें ये हट गया, इसके साथ साथ 4 गया तो ये हट गया और ये हट गया। आंसर अपने आप बचा 1 और 3। वैसे तो हमें पता है गोपाल स्वामी अयंगर और लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर, हम पिछले क्वेश्चंस में ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं ये बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में आपके गलती से ध्यान भी नहीं आया तो ये क्वेश्चन सीधा का सीधा सोल्व हो सकता था। कैसे? जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का हमें पता तो थे ही नहीं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, उससे इस क्वेश्चन को हम सीधा सोल्व कर सकते थे। Who was the chairman of National Flag Committee? तो नेशनल फ्लैग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर जेबी कृपलानी तो किसके थे? जो सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स में, उसके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसके थे? हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे ही आगे आपके लिए और भी लेक्चर्स लेके आते रहेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो आपको लग रहा है हमें इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को सोल्व करवाने में कौन सा तरीका लेके आए या क्या इंप्रूवमेंट लेके आए, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए और बेटर तरीके के क्वेश्चंस ला सकें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।